विधेयक के व्यपगत से संबंधित बात करें, लैप्स से संबंधित बात करें, तो विधेयक कब लैप्स हो जाता है, कब समाप्त हो जाता है, इनका हमें चर्चा करना है। लेकिन हमें वो चीज देख लेते कब समाप्त नहीं होता है। मान लीजिए कोई विधेयक है, राज्यसभा में इंट्रोड्यूस किया गया है और राज्यसभा से पारित नहीं हुआ है और लोकसभा में भी लंबित है, तो ये व्यपगत नहीं होगा, लैप्स नहीं होगा। अगर हम बात करें कोई विधेयक ऐसा है जो राज्यसभा से भी पारित हो चुका है प्लस लोकसभा से भी पारित हो चुका है और राष्ट्रपति की अनुशंसा के लिए आर्टिकल 111 के तहत राष्ट्रपति के पास गए, सिफारिश से संबंधित, अनुमति से संबंधित, क्योंकि अंतिम अनुमति कौन देता है, अंतिम हस्ताक्षर कौन करता है, राष्ट्रपति महोदय, अनुच्छेद 111 के अकॉर्डिंग। यहां पर ये पेंडिंग है, तो इस कंडीशन में ये व्यपगत लैप्स नहीं होगा। सेकंड कंडीशन हम देखते हैं, राज्यसभा से पारित हो चुका है प्लस लोकसभा से भी पारित हो चुका है और राष्ट्रपति ने पुनर्विचार के लिए इसे भेज दिया है, तो भी ये क्या होगा, लैप्स नहीं होगा, ये पारित हो जाएगा, लैप्स नहीं होगा। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं इनसे संबंधित, अगर मनी बिल, धन विधेयक से संबंधित, धन विधेयक से संबंधित अगर हम राष्ट्रपति की शक्तियों को देखें तो राष्ट्रपति विधेयक पर अनुमति दे सकता है, अनुमति नहीं देगा, लेकिन किसी भी कंडीशन में पुनर्विचार के लिए नहीं भेजेगा। क्यों नहीं भेजेगा, क्योंकि धन विधेयक पर राष्ट्रपति से पहले ही अनुमति ली जा चुकी है। अगर हम संविधान संशोधन से संबंधित विधेयक को देखें जो करंट में है, चर्चा का मुद्दे है, संविधान संशोधन विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक से संबंधित अगर राष्ट्रपति की शक्ति को देखें तो राष्ट्रपति इस पर अनुमति देने के लिए बाध्य है। क्यों है, क्योंकि 24वें संविधान संशोधन 1971 इंदिरा गांधी की सरकार, 24वें संविधान संशोधन से इंदिरा गांधी की सरकार ने बाध्यता आरोपित कर दी है राष्ट्रपति पर कि जो भी मुद्दा संविधान संशोधन से संबंधित है उस पर राष्ट्रपति हमेशा अनुमति देगा। ओके, अब क्वेश्चन पर वापस लौटते हैं। पहला देखिए, राज्यसभा में लंबित विधेयक लेकिन लोकसभा द्वारा पारित नहीं किया गया है, राज्यसभा में लंबित है, लोकसभा द्वारा पारित नहीं किया गया है, तो आपका यह लैप्स नहीं होगा। ओके, आपका ये खत्म, समाप्त नहीं होगा। सेकंड हम देखते हैं, लोकसभा द्वारा पारित विधेयक लेकिन राज्यसभा में लंबित। लोकसभा द्वारा जब कोई विधेयक पारित कर दिया जाता है, राज्यसभा में लंबित है, तो ये लैप्स हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि राज्यसभा के पास पावर होती है कि वो इसे पुनर्विचार के लिए भेज सकती है। जब ये पुनर्विचार के लिए भेजेगी और लोकसभा अस्तित्व में नहीं है तो ये लैप्स कर जाएगा, तो आपका ये लैप्स होगा। कौन सा विधेयक समाप्त हो जाता है, तो आपका क्वेश्चन तो यही सही हो जाता है। लेकिन हम नेक्स्ट पर विचार करते हैं। अच्छा, इसके अलावा और भी है, दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक लेकिन राष्ट्रपति द्वारा सदन के पुनर्विचार के लिए वापस कर दिया जाता है। दोनों सदनों द्वारा पारित, लोकसभा के द्वारा, राज्यसभा के द्वारा, लेकिन राष्ट्रपति द्वारा सदन के पुनर्विचार के लिए भेज दिया जाता है। इस कंडीशन में भी ये लैप्स नहीं होगा। अभी हमने चर्चा की थी, वापस कर दिया गया, दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक लेकिन राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए लंबित। आर्टिकल 111 के अकॉर्डिंग राष्ट्रपति के पास शक्ति है कि वो उस विधेयक को रोक सकता है, पॉकेट वीटो का यूज कर सकता है, अनुमति दे भी सकता है, अनुमति रोक भी सकता है। ना तो अनुमति देगा ना रोकेगा, क्योंकि हमारे भारतीय संविधान में अनुच्छेद 111 के अकॉर्डिंग नाम लिया गया है यथाशीघ्र अपनी अनुमति देगा। समय सीमा निश्चित न होने के कारण कभी कभी राष्ट्रपति पॉकेट वीटो का यूज कर लेता है। भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक से संबंधित राजीव गांधी की सरकार थी, उस समय एक बार यह किया गया था पॉकेट वीटो से संबंधित, यानी जेल सिंह के द्वारा। तो इसमें क्या होगा, दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक लेकिन राष्ट्रपति, यह भी लैप्स नहीं होगा। तो आपका कौन सा विधेयक लैप्स समाप्त हो जाएगा, तो केवल दो, आपका एक सही होगा। इस क्वेश्चन से संबंधित आपको डाउट है तो यस बोलिए कि आपको डाउट है, तो मैं दोबारा रिकॉल करवा देता हूं। अगर आपको इस क्वेश्चन से संबंधित कोई डाउट है तो पूछिए, मैं आपको ये दोबारा रिकॉल करवा देता हूं। यानी हमने इसमें देखा था कि कौन सी कंडीशन में ये वेब समाप्त नहीं होगा, लैप्स नहीं होगा। राज्यसभा से पारित है, राज्यसभा से पारित है
लोकसभा में ये पेंडिंग है तो ये लैप्स नहीं होगा। राज्यसभा लोकसभा में अगर ये विधेयक पारित हो जाता है राष्ट्रपति की अनुशंसा के लिए पेंडिंग में तो भी नहीं होगा। राष्ट्रपति अगर इसे पुनर्विचार के लिए भेज देता है तो भी ये नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राज्यों में विधान परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यह चर्चा का मुद्दा है क्योंकि पश्चिम बंगाल चाहता है कि वहां पर विधान परिषद का सर्जन किया जाए। और सेकंड अगर हम देखें आंध्र प्रदेश के द्वारा, तो आंध्र प्रदेश कह रहा है कि वहां पर विधान परिषद है उसको समाप्त कर दिया जाए, इसलिए करंट का इवेंट है। बताइए इसमें क्या सही होगा। आपका पहला आंसर है, पहला ऑप्शन है, इनकी संख्या उस राज्य में संबंधित विधानसभा की संख्या के 1/3 से अधिक नहीं होगी। सेकंड है, विधान परिषद का केवल निर्वाचित सदस्य ही उसकी अध्यक्ष बनने के लिए योग्य होगा, यानी केवल निर्वाचित सदस्य, मनोनीत नहीं। राज्य विधानमंडल को केवल विधान परिषद के निर्माण के लिए संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता होती है, न कि इसे समाप्त करने के लिए। 30 सेकंड का आपके पास समय है, बताइए। मंजू जी आपने अगर ए रिप्लाई किया तो आपका सही है। ओके, इस पर हम विचार करते हैं। राज्य विधान परिषद, राज्य विधान परिषद से अगर हम संबंधित आर्टिकल देखें तो 169 में इसकी चर्चा की गई है। और कैसी चर्चा की गई, उसके निर्माण से संबंधित और इनके विनाश से संबंधित। इनका निर्माण और विनाश कौन करेगा, संसद करेगी। लेकिन सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि संसद स्वविवेक से ऐसा नहीं करती है। राज्य विधानसभा, राज्य की विधानसभा पहले संकल्प पारित करती है विशेष बहुमत से। संकल्प के पारित होने के बाद में संसद को यह शक्ति दी गई है कि संसद सामान्य बहुमत से विधान परिषद का उत्साधन और विनाश कर सकती है। लेकिन यह संसद पर, केंद्र सरकार पर बाध्यकारी नहीं है कि वो विधान परिषद का निर्माण करे या विधान परिषद को समाप्त करे। केंद्र सरकार के स्वविवेक पर डिपेंड करता है, ये विधानसभा इस पर फोर्स नहीं कर सकती। अगर हम प्रेजेंट में बात करें तो कितने राज्य हैं जहां पर विधान परिषद है। प्रेजेंट में 6 राज्य ऐसे हैं जहां पर विधान परिषद है। इनको हम ऐसे समझ सकते हैं, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। करंट का इवेंट इसलिए है कि आंध्र प्रदेश चाहता है कि इनके यहां विधान परिषद को समाप्त कर दिया जाए। पश्चिम बंगाल डिमांड कर रहा है कि इनके यहां विधान परिषद बना दी जाए। अगर विधान परिषद से संबंधित एक बात हम और देखें तो इसमें यह है कि 1/6 सदस्य किसके द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, 1/6 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं राज्यपाल के द्वारा। और उनका क्षेत्र कौन सा होगा, कला, साहित्य, समाज सेवा, विज्ञान और सबसे महत्वपूर्ण सहकारी आंदोलन। महत्वपूर्ण इस सेंस में है क्योंकि राज्यसभा में 4 ग्राउंड दिए गए हैं, लेकिन अगर हम बात करें राज्य विधान परिषद की तो वहां पर सहकारी आंदोलन को भी इंट्रोड्यूस किया गया है। यहां पर 5 ग्राउंड दिए गए हैं।
तो एग्जाम में पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है, तो आपको वहां पर यह भी ऑप्शन दे देगा। और आपको अगर राज्यसभा से संबंधित याद रहेगा तो आपका ये गलत हो जाएगा। तो आपको याद रखना है 5 ग्राउंड है, 5 ग्राउंड में सहकारी आंदोलन भी इसमें शामिल है। क्वेश्चन पर वापिस आते हैं। इनकी संख्या उस राज्य में संबंधित विधानसभा की संख्या के 1/3 से संबंधित है। आपका ये सही है। अगर हम इनकी संरचना से संबंधित बात करें तो इनकी संरचना में हम देखेंगे कि राज्य की विधानसभा, राज्य विधानसभा का 1/3 होना चाहिए। अगर हम बात करें मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए, राज्य विधानसभा का 1/3 होना चाहिए। अगर हम न्यूनतम की बात करें, कम से कम मिनिमम कितनी होनी चाहिए, मिनिमम होनी चाहिए 40 सदस्य इसमें होने ही चाहिए। यह राज्य विधानसभा की संरचना से संबंधित है। अधिकतम कितने हो सकते हैं, राज्य विधानसभा का 1/3, और न्यूनतम कितने हो सकते हैं, न्यूनतम 40 से कम नहीं होंगे, 40 होने चाहिए। ओके, तो आपका यह सही है। सेकंड देखिए, विधान परिषद का केवल निर्वाचित सदस्य ही इसका अध्यक्ष बनने के योग्य है, नहीं, मनोनीत सदस्य भी इसका अध्यक्ष बन सकता है। तो आपका यह गलत हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, राज्य विधानमंडल को केवल विधान परिषद के निर्माण के लिए संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता होती है, समाप्त की नहीं। हमने इस पे चर्चा की थी कि अगर संसद क्या करेगी, स्वविवेक के द्वारा इनका निर्माण भी कर सकती है, विनाश भी कर सकती है, और दोनों के लिए क्या है, राज्य विधानमंडल का संकल्प चाहिए। यानी अगर आंध्र प्रदेश के द्वारा अगर अपनी विधान परिषद को भंग करना है तो पहले वहां 2/3 बहुमत से संकल्प पारित करना होगा। संकल्प पारित करने के बाद संसद के पास वो संकल्प जाएगा और संसद डिसाइड करेगी सामान्य बहुमत से कि उन्हें निर्माण विनाश करना है या नहीं करना है। तो इनमें दोनों शामिल होंगे। तो आपका ये गलत हो जाता है। तो आपका सही क्या होगा, केवल एक आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 2002 में संविधान के 84वें संशोधन ने 2026 के बाद पहली जनगणना तक लोकसभा और राज्य विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन पर रोक लगा दी है। सेकंड देखिए, वर्तमान सीमाएं 2001 की जनगणना के आधार पर खींची गई थी। नेक्स्ट देखिए, 1971 की जनगणना के आधार पर लोकसभा सीटों और राज्य विधानसभा सीटों की संख्या स्थिर बनी हुई है। इनमें से आपको सही कथन देखना है। डिलिमिटेशन कमीशन चर्चा में है क्योंकि जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन अधिनियम 2019 में पारित किया गया था। उसके बाद में वहां पर संसदीय विधि लागू होगी, भारतीय संविधान लागू होगा, और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 82 में बताया गया कि डिलिमिटेशन कमीशन होगा और वो उस क्षेत्र के लिए सीटों का निर्धारण करेगा और बाउंड्री को निर्धारण करेगा। इस आधार पर जम्मू कश्मीर में ये मुद्दा करंट में है। अगर हम बात करें इससे संबंधित असम में भी 2008 यानी जब हमारा 2001 में डिलिमिटेशन कमीशन बैठा, उसने उस समय असम में सीमाओं का और सीटों का निर्धारण नहीं किया गया था, क्योंकि वहां पर असम एकॉर्ड जो आज चर्चा में है एनआरसी, उससे संबंधित राष्ट्रपति ने उद्घोषणा की थी कि एक बार यहां पर डिलिमिटेशन कमीशन के द्वारा परिसीमन नहीं किया जाएगा, इसे बाद में किया जाएगा। और बाद में भी किसके द्वारा किया जाएगा, बाद में भी परिसीमन आयोग के द्वारा नहीं किया जाएगा, इसे चुनाव आयोग के द्वारा किया जाएगा। ये हमारे करंट से रिलेटेड मुद्दे हैं, इसलिए क्वेश्चन महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर हम इसमें देखें, परिसीमन आयोग, डिलिमिटेशन कमीशन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 82 के अकॉर्डिंग इनका गठन किया जाता है। एक अधिकारी की नियुक्ति की जाती है। स्टार्टिंग में 1951 1951 में, बाद में 1962 में, 1973 1973 में, और उसके बाद में 2002 में 4 बार डिलिमिटेशन कमीशन का गठन किया गया है। 2002 ने 2008 में अपना कार्य पूर्ण किया है। सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें हमें यह समझनी है कि 1971 के बाद, 73 के बाद 42वां संविधान संशोधन होता है। इंदिरा गांधी की सरकार है। 42वां संविधान संशोधन क्यों होता है, क्योंकि उत्तर भारत और अगर हम बात करें दक्षिण भारत की, तो उत्तर भारत में परिवार नियोजन, जनसंख्या नियंत्रण से संबंधित कार्यक्रम अच्छे तरीके से फलीभूत नहीं किए गए। ये कार्य दक्षिण भारत में अच्छे तरीके से किया गया।
अब सीटों का निर्धारण कैसे होता है? सीटों का निर्धारण होता है जनसंख्या के अकॉर्डिंग। जिस क्षेत्र की जितनी जनसंख्या होगी उस अकॉर्डिंग वहां पर लोकसभा में उनको स्थान दिया जाएगा। अगर उत्तर भारत की जनसंख्या ज्यादा है तो यहां पर लोकसभा में किसकी बहुमत होगी? उत्तर भारत की। इस आधार पर दक्षिण भारत ने विरोध किया, क्योंकि जनसंख्या पॉलिसी इन्होंने अच्छे से इंप्लीमेंट की है और अच्छा वर्क करने के बाद इन्हें क्या है, नकारात्मकता सहन करनी पड़ रही है। इस विरोध के चलते इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा 42वां संविधान संशोधन किया गया और इसमें यह प्रावधान किया गया कि 2001 की जनगणना तक सीटें कितनी रहेगी? सीटें रहेगी 1971 के अकॉर्डिंग, यानी 1971 की जनगणना के आधार पर सीटों का निर्धारण किया जाएगा। उसके बाद में 84वें संविधान संशोधन के द्वारा 2002 के द्वारा क्या किया गया? इस सीमा को बढ़ाकर, यानी सीटें कितनी रहेगी? 1971 के अकॉर्डिंग ही रहेगी। कब तक? 2026 तक। लेकिन इसमें क्या किया गया? इसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि क्षेत्र के अकॉर्डिंग सीटों का निर्धारण कर दिया गया। यानी राजस्थान, मान लीजिए राजस्थान में है, इस क्षेत्र की जनसंख्या कम है, इस क्षेत्र की जनसंख्या अगर ज्यादा है तो जनसंख्या के आधार पर मान लीजिए 1 लाख 10 लाख पर एक प्रतिनिधि है, तो प्रतिनिधि 10 लाख, अब जनसंख्या बड़ी हो गई तो 15 लाख, 15 लाख पर एक प्रतिनिधि होगा, तो 15 लाख की जितनी बाउंड्री इंक्लूड होगी उसके अकॉर्डिंग एक प्रतिनिधि यहां पर स्थापित कर दिया जाएगा। अगर यहां पे जनसंख्या कम है तो यहां पर एक प्रतिनिधि उनकी जनसंख्या के अकॉर्डिंग होगा। यानी क्षेत्र के अंदर एडजस्टमेंट करने के लिए क्या किया गया था? यह परिसीमन आयोग किया गया था 2002 में, और यह कब तक रहेगा? 2026 तक। यानी 2026 तक फिर से कोई बाउंड्री में चेंज नहीं किया जाएगा। एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है कि प्रेजेंट में जो हमारी सीटें हैं वो किस आधार पर है? वो हमारे 42वें संविधान संशोधन के आधार पर 1971 की जनगणना के आधार पर है। अगर हम क्षेत्र की बात करें, क्षेत्र को किस आधार पर बांटा गया है? उसे 2002 के संविधान संशोधन, यानी 84वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ, और उसके आधार पर 2026 तक सीटें कहां होगी? यहां पर इसमें रीऑर्गेनाइज किया गया है। ओके, अब क्वेश्चन पर वापस आते हैं हम, और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ऐसा क्यों किया गया? इसका उद्देश्य यह कि SC/ST जाति के आधार पर, यानी इनके जनसंख्या के आधार पर इनको उचित प्रतिनिधित्व देने के लिए भी इनका ऑर्गेनाइज किया गया था। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन पर आइए वापस। 2002 में संविधान के 84वें संशोधन ने 2026 के बाद की पहली जनगणना तक लोकसभा और राज्य विधानसभा निर्वाचित क्षेत्रों के परिसीमन पर रोक लगा दी। यहां पर आपको याद रखना है, निर्वाचन क्षेत्र की बात की गई है, सीटों की बात नहीं की गई, तो आपका यह सही है, क्योंकि 2002 84वां संविधान संशोधन के द्वारा ऐसा किया गया है। नेक्स्ट देखिए, वर्तमान सीमाएं 2001 की जनगणना के आधार पर खींची गई है। अभी हमने बात की थी कि जनगणना 2001 के आधार पर इनको डिसाइड किया गया। राजस्थान के अंदर अगर हमें बाउंड्री डिसाइड करनी है तो वो बाउंड्री कब से डिसाइड की गई है? 2001 की जनगणना के अकॉर्डिंग। अगर सीटें देखनी है तो सीटें कब से हैं? 1971 के अकॉर्डिंग। 1971 की जनगणना के आधार पर लोकसभा सीटें और राज्य विधानसभा सीटों को संख्या स्थिर की गई है। यह भी सही है आपका, यह भी सही है, आपके उपयुक्त सभी सही होते हैं इसमें। अच्छा क्वेश्चन है, डिलिमिटेशन कमीशन चर्चा में भी है, करंट के आधार पर यह बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, परिसीमन आयोग से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा सही है? यह एक संवैधानिक निकाय है जो अपने कामकाज में स्वतंत्र है। सेकंड है, आयोग के आदेश को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। थर्ड है आपका, लोकसभा और राज्य विधानसभा के सदस्य भी मतदान के अधिकार के बिना परिसीमन आयोग का हिस्सा है। सही उत्तर का चयन करना है। इसके लिए आपके पास 30 सेकंड का समय। अच्छा क्वेश्चन है, बताइए। अगर हम बात करें हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 82 के अकॉर्डिंग, अभी हमने चर्चा की थी
अनुच्छेद 82 में कहा गया है कि एक अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी। तो परिसीमन आयोग में अधिकारी की नियुक्ति कौन करता है? संसद के द्वारा की जाती है। संसद एक अधिनियम के द्वारा इसका गठन करती है, एक्ट के द्वारा, अधिनियम के द्वारा इसका गठन करती है। और जब यह परिसीमन कर लेता है, क्षेत्रों में बाउंड्री डिसाइड कर देता है, सीटों को सुनिश्चित कर देता है, तो उसके बाद में इस आयोग का कोई काम नहीं होता, ये आयोग समाप्त हो जाता है। तो ये स्थायी निकाय नहीं है, संवैधानिक निकाय नहीं है, ये एक सांविधिक बॉडी है। कौन सी बॉडी है? सांविधिक। क्योंकि सांविधिक बॉडी वो होती है तो एक्ट के अकॉर्डिंग गठित की जाती है। इसके बाद में अगर हम इससे संबंधित बात करें, आयोग के आदेश को किसी भी न्यायालय में चैलेंज नहीं किया जा सकता। अगर हम देखें, अगर आयोग ने अपनी बाउंड्री डिसाइड कर दी है और सीटें फिक्स कर दी है, सीटें और बाउंड्री फिक्स करने के बाद में इन्हें चैलेंज नहीं किया जाएगा किसी भी कोर्ट में, इनका निर्णय अंतिम होगा इस संबंधित, इसे किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जाएगा। लोकसभा और राज्य विधानसभा के सदस्य भी मतदान के अधिकार के बिना परिसीमन आयोग का हिस्सा हो सकते हैं। हाँ, ये सही है आपका कि वो हिस्सा हो सकते हैं लेकिन मतदान नहीं करेंगे। जनरली अगर हम इसमें बात करें तो चुनाव आयोग और चीफ जस्टिस यानी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश और चुनाव आयोग और ये सदस्य इसमें शामिल होते हैं, लेकिन इनको वोट देने का अधिकार नहीं होता। राज्य विधानसभा से संबंधित सदस्य या फिर संसद के सदस्य जो भी होते हैं वो भाग ले सकते हैं, लेकिन इन्हें वोट देने का सदस्य अधिकार नहीं होता। तो इनमें आपका कौन सा सही होगा? 3 आपका सही है। आयोग के आदेश को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, सही है। यह एक संवैधानिक निकाय है जो अपने कामकाज में स्वतंत्र है। संवैधानिक निकाय नहीं है लेकिन अपने कामकाज में स्वतंत्र है। तो आपका पहला पार्ट गलत हो जाता है। तो आपका कौन सा सही होगा? ओनली 2 और 3। आपका कौन सा सही होगा? 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तब तक कोई डाउट है तो आपके क्वेश्चन के साथ डाउट पूछ लीजिए। कुमार जी, करंट से रिलेटेड क्लासें हैं, क्वेश्चन यहीं से पूछे जाएंगे। और जो भी अगर आपको ऐसा लग रहा है कि अपन की पॉलिटी वीक है तो हमने पॉलिटी से संबंधित 10 क्लास पहले ले ली है, जिसमें हमने परिसीमन आयोग से संबंधित और राज्य परिषद से संबंधित इन पर विस्तार से चर्चा की है क्वेश्चनों के साथ। तो मैं आपको सजेशन करूंगा कि आप उन 10 कक्षाओं को पहले देखिए, उसके बाद में आप रिवीजन क्लास में आइए। हमारी ये शॉर्ट रिवीजन क्लास है जिसमें हम जो भी एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उन्हीं पर चर्चा कर रहे हैं। और मैं मान के चल रहा हूं कि आपका बेस इतना मजबूत है कि आप क्वेश्चनों को कर पाएंगे। हमारा ये मुख्य उद्देश्य एमसीक्यू से संबंधित ऐसा है कि आप एक एग्जाम हॉल में बैठे हो और आपके सामने क्वेश्चन है, आपको उस क्वेश्चन को करना है। हम आपको ये बता सकते हैं कि एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा, आपको ऐसे इसको करना है, कहाँ पर आपको ध्यान रखना है। जैसे कभी आता है गलत है, कभी आता है सही का चयन कीजिए, इनमें से कौन सा सुमिलित नहीं है। हमारा है कि आपको एग्जाम का मुखाना दे दिया जाए, एग्जाम से संबंधित आपको बता दिया जाए कि कैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आज आपको देख के लग रहा होगा कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। अगर आप स्पेशली आरएस की तैयारी कर रही हैं तो ये आरएस के एग्जाम के अकॉर्डिंग सही क्वेश्चन है। पॉलिटी ऐसी है कि अगर आप करंट से रिलेटेड रहोगे, अपने आप को करंट से जोड़ के रखोगे, पॉलिटी में इच्छा रखोगे, जो भी इवेंट प्रेजेंट में हो रहे हैं उनसे अपने आप को कनेक्ट रखोगे तो आपको अच्छा लगेगा। अगर आप बीच में करंट को स्किप करोगे तो आपको समझ में आने में परेशानी होगी, क्योंकि डायरेक्ट ये नहीं पूछा जाता कि आर्टिकल 1 में क्या है, 2 में क्या है, 3 में क्या है। ये ट्रेंड चला गया। अब क्वेश्चन पूछे जाते हैं कॉन्सेप्ट बेस। अगर आपका कॉन्सेप्ट पॉलिटी में अच्छा है तो आपके क्वेश्चन सही होंगे, वरना आपका ये सही हो जाएगा कि कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। इस क्वेश्चन पर चर्चा कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सी लोकसभा की विशेष शक्ति है? निम्नलिखित में से कौन सी लोकसभा की विशेष शक्ति है? स्थगन प्रस्ताव केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है। सेकंड है, राष्ट्रीय आपातकाल को जारी रखने की अस्वीकार करने के लिए लोकसभा में विशेष सत्र बुलाया जा सकता है। संविधान संशोधन विधेयक को पहले लोकसभा में पेश करना होता है। तो आपको इसमें सही देखना है और लोकसभा की कौन सी शक्तियां हैं। यानी कुछ शक्तियां होती है, जैसे हम बात करें आर्टिकल 249 के अकॉर्डिंग, आपको क्वेश्चन विजिबल नहीं हो रहा है तो मैं साइड में हो जाता हूं।
आर्टिकल 249 के अकॉर्डिंग राज्यसभा को विशेष शक्ति दी गई है। अगर हम बात करें आर्टिकल 213 में, वो भी राज्यसभा से संबंधित विशेष शक्ति दी गई है। यहां पर पूछा गया कि लोकसभा के पास कौन सी विशेष शक्ति है, तो स्थगन प्रस्ताव केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है, यह आपका सही है। स्थगन प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही पेश किया जाता है। सेकंड देखिए, राष्ट्रीय आपातकाल को जारी रखने को अस्वीकार करने के लिए लोकसभा में विशेष सत्र बुलाया जा सकता है। अब हम देखते हैं अपने आपातकाल को। अनुच्छेद 352 और 352 में भी हमारा क्लोज है 8, जिसे 44वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया और उसमें कहा गया कि लोकसभा के पास शक्ति होगी। अगर लोकसभा के कुल सदस्य कितने हैं, 543, अगर 543 का 1/10 भाग अगर अनुमोदन करते हैं, अगर 70 है तो स्पीकर को करेंगे, अगर 70 नहीं बैठक में है तो राष्ट्रपति महोदय से अनुमोदन करेंगे, विशेष अनुमोदन करेंगे बैठक से संबंधित। तो ये किसको शक्ति दी गई है, केवल लोकसभा को दी गई है। अब अनुच्छेद 352(8) 44वां संविधान संशोधन, ये क्यों पूछा गया है, क्योंकि कंगना रनौत के द्वारा इमरजेंसी से संबंधित मूवी इंट्रोड्यूस की गई है और इससे संबंधित क्वेश्चन कुछ भी पूछा जा सकता है। तो आपका मुख्य फोकस होना चाहिए अनुच्छेद 352 पर। और 352 में इमरजेंसी में क्या किया गया था, इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा विपक्षी नेताओं को जेल में डाल दिया गया था, उनका शोषण किया गया था एक तरह से। तो आपसे ये गवर्नमेंट जरूर ये क्वेश्चन पूछेगी कि 44वां संविधान संशोधन क्या है, क्योंकि 44वें संविधान संशोधन के द्वारा वो प्रावधान हटाए गए हैं जो इंदिरा गांधी ने 42वें संविधान संशोधन से जोड़े हैं। तो आपके लिए 44वां संविधान संशोधन महत्वपूर्ण है, आपके लिए इमरजेंसी महत्वपूर्ण है और कंगना रनौत के द्वारा ये मूवी लॉन्च की गई है। तो आपके लिए पूरा राष्ट्रपति शासन महत्वपूर्ण है। एक क्वेश्चन इससे जरूर पूछा जाएगा। आपका ये सही है। संविधान संशोधन विधेयक को केवल लोकसभा में पेश किया गया है। संविधान संशोधन अभी 106वां संविधान संशोधन हुआ है, इसलिए संविधान संशोधन चर्चा में है तो नहीं। संविधान संशोधन से बात करें तो लोकसभा में भी लाया जा सकता है, राज्यसभा में भी लाया जा सकता है। राष्ट्रपति से संबंधित बात करें तो हमने देखा था कि 24वें संविधान संशोधन से राष्ट्रपति को इस पे अनुमति देने के लिए बाध्य है। अगर हम देखें संयुक्त बैठक अनुच्छेद 108 के अकॉर्डिंग, तो इस पर संयुक्त बैठक नहीं होगी। अगर हम संविधान संशोधन से संबंधित बात करें, संविधान संशोधन की प्रक्रिया से संबंधित, तो अनुच्छेद 368 तो संसद को शक्ति देता है कि वो संविधान में संशोधन कर सकती है, संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। इसके बाद में हम देखते हैं अनुच्छेद 368(2) में बताया गया है प्रक्रिया क्या होगी। इसको दो भागों में डिवाइड किया गया है। एक होता है विशेष बहुमत। विशेष बहुमत का अर्थ होता है कुल सदस्य संख्या का बहुमत, यानी कुल सदस्य संख्या प्रेजेंट में कितनी है, 543। 543 का बहुमत। अगर हम लोकसभा की बात करें, राज्यसभा की बात करें तो कितनी सदस्य है, 245 का बहुमत। दूसरी कंडीशन है कि उपस्थित और मत देने वाले, यानी उस दिन कितने उपस्थित है और किसने कितने लोगों ने वोट दिया है। जरूरी नहीं है कि जो उपस्थित होते हैं वो वोट देते हैं। तो इसे मान लीजिए कि 400 सदस्य थे और वोट 400 ने दिया है, उनका 2/3 अगर ये उस प्रस्ताव को पारित कर देते हैं तो ये प्रस्ताव पारित हो जाएगा, संविधान में संशोधन हो जाएगा। लेकिन इसका दूसरा पार्ट भी है जो हमें बताता है कि संघीय ढांचे से संबंधित विषय, अगर संघीय ढांचे से संबंधित कोई विषय है तो उसके लिए कम से कम आधे राज्यों की विधानमंडल का अनुसमर्थन चाहिए, आधे राज्यों की विधानमंडल। अब इसमें कौन कौन से विषय शामिल है, अगर हम देखते हैं अनुच्छेद 54 और 55 जिसमें राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित बात की गई है। इसके बाद में अगर सुप्रीम कोर्ट के अधिकार को कम करना है, अगर 7वीं अनुसूची में कोई भी विषय चेंज करना है, अगर चौथी अनुसूची जिसमें बताया गया है कि राज्यसभा में कितनी सीटें एलोकेट होगी उनसे संबंधित चेंज करना है, यदि खुद 368 में चेंज करना है तो यह क्या होगा, संघीय ढांचे का हिस्सा होगा और इसके लिए कम से कम आधे राज्यों की विधानमंडल का समर्थन चाहिए और विशेष बहुमत की प्रक्रिया को फॉलो किया जाना चाहिए। यह होता है विशेष बहुमत हमारा। तो इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि संविधान संशोधन से संबंधित क्या प्रक्रिया है। इसके अलावा एक तीसरी प्रक्रिया होती है जिसमें हम साधारण बहुमत की चर्चा करते हैं, जिसमें यह प्रक्रिया का पालन नहीं किया जाता। जैसे हम देखते हैं अपने आर्टिकल 2, 3 में परिवर्तन करना है तो वहां पर साधारण बहुमत से भी ऐसा किया जा सकता है।
लेकिन हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है करंट से रिलेटेड आर्टिकल 368 और 368 में भी 368(2), जिसमें संघीय ढांचा। संघीय ढांचा क्या होता है, यानी हमारे यहाँ संघ के भी पास पावर है, राज्य के पास भी पावर है, और संविधान में दोनों को निश्चित किया गया है। अगर संघ के द्वारा राज्य की पावर को छीना जा रहा है तो वहां पर क्या किया जाएगा, संविधान संशोधन किया जाएगा। जैसे हम जीएसटी से संबंधित बात करते हैं, 101वां संविधान संशोधन। अब जीएसटी क्या करता है, राज्यों के अधिकारों को छीनता है, तो वहां पर आधे राज्यों की विधानमंडल का समर्थन लिया गया है। ये सभी प्रावधान किसके अकॉर्डिंग है, संविधान संशोधन से संबंधित विशेष बहुमत की प्रक्रिया में शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आर्टिकल 368 संविधान संशोधन हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से सबसे महत्वपूर्ण है। आप इसको जरूर रिकॉल करें, 2-3 बार अच्छे से देख के जाएं, उससे संबंधित एमसीक्यू देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मंत्रिपरिषद का अधिकतम आकार प्रधानमंत्री द्वारा निर्धारित किया जाता है। मंत्रिपरिषद केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। उपयुक्त में से कौन सा सही है, केवल एक, केवल दो, दोनों, कोई नहीं? बताइए, इसका आंसर दीजिए। अगर हम मंत्रिपरिषद के आकार से संबंधित बात करें तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 को देखते हैं। अनुच्छेद 75 फर्स्ट में क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है कि पीएम की नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। और मंत्री की नियुक्ति कौन करेगा, मंत्री की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करेगा, लेकिन किसकी अनुशंसा पर, पीएम की अनुशंसा पर। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है 51वां संविधान संशोधन, 91वां संविधान संशोधन। 91वें संविधान संशोधन के द्वारा क्या किया गया था, मंत्रिपरिषद का आकार डिफाइन किया गया था। संविधान संशोधन 2003। इसमें कहा गया था कि मंत्रिपरिषद का आकार कितना होगा। अगर मंत्रिपरिषद के आकार की बात करें तो मंत्रिपरिषद का आकार लोकसभा के कुल सदस्य संख्या का 15% होगा, यानी लोकसभा का 15%, पीएम सहित। यानी अगर हम प्रेजेंट में बात करें तो प्रेजेंट में 543 है, 543 का 15% पीएम सहित तो लगभग 82 या 83 मंत्री होंगे। ओके, ऐसा क्यों किया गया है, मंत्रिपरिषद का आकार क्यों डिसाइड किया गया है, क्योंकि गठबंधन की सरकार में सभी मंत्री बनना चाहेंगे, और अगर मंत्रिपरिषद का आकार बड़ा हो जाएगा तो सभी से राय मशुरा करना संभव नहीं होता है, और इससे क्या होगा, कार्य में क्षमता नहीं होगी। सभी से राय लेकर कार्य करेंगे तो सरकार कभी अच्छे से गवर्न नहीं कर पाएगी। इसलिए संविधान में यह बाध्यता आरोपित कर दी गई है कि चाहे गठबंधन की सरकार हो लेकिन मंत्री निश्चित रहेंगे। और कितने रहेंगे, लोकसभा का 15%। यहां पे आपको याद रखना है, संसद का 15% नहीं है, लोकसभा का 15% है। इसमें पीएम भी इंक्लूड है। अगर इससे संबंधित हम दूसरा देखें जो एंटी डिफेक्शन लॉ है, दल बदल कानून चर्चा में है, और इसमें कहा गया है कि कोई मंत्री जो इस आधार पर, दल बदल के आधार पर कोई अयोग्य हो जाता है, कौन से आर्टिकल के तहत, मंत्रिपरिषद का आकार 75 फर्स्ट ए में डिफाइन किया गया है। अगर इसकी बात करें तो 75 फर्स्ट बी में डिफाइन किया गया है। इसमें क्या बताया गया कि मंत्री है, दल बदल के आधार पर अगर नियोग्य हो जाता है तो वो मंत्री नहीं बनेगा। कब तक नहीं बनेगा, अपने शेष समय के लिए, या फिर वो जब तक चुनाव जीतकर वापस नहीं आ जाता तब तक वो मंत्री नहीं बन पाएगा। ये संरचना किसमें दी गई है, हमारे यहाँ भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 में दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए, इस कथन पर विचार करते हैं। मंत्रिपरिषद का अधिकतम आकार प्रधानमंत्री द्वारा निर्धारित होता है। नहीं, अभी हमने चर्चा की थी, प्रधानमंत्री डिसाइड नहीं करेगा, संविधान डिसाइड करेगा। मंत्रिपरिषद केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। सबसे महत्वपूर्ण, मंत्रिपरिषद केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। जब हम अपने भारतीय संविधान का अनुच्छेद 75 फर्स्ट 3 देखते हैं, 75(3) देखते हैं, उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होगी, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। क्योंकि मंत्रिपरिषद कहां से चुनकर आ रही है, लोकसभा से, तो उत्तरदायी किसके प्रति होगी, लोकसभा से। अगर हम संसदीय शासन प्रणाली की बात करें तो संसदीय शासन प्रणाली का सबसे महत्वपूर्ण गुण होता है कि वहां पर मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। अगर हम अध्यक्षीय बात करें, अध्यक्ष
अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में ऐसा व्यवस्था नहीं है, क्योंकि वहां पर कार्यपालिका और विधायिका अलग अलग है। कार्यपालिका अलग अपना कार्य करती है, विधायिका अपना अलग कार्य करती है। राष्ट्रपति का चुनाव जनता डायरेक्ट करती है और जनता के प्रति रिस्पॉन्सिबल होता है। उसे बार बार जाकर जनता या फिर विधायिका के समक्ष जाकर अपना बहुमत सिद्ध नहीं करना होता। इसलिए हम मान सकते हैं कि अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली कभी कभी अच्छी होती है, क्योंकि उसका 4 साल का कार्यकाल निश्चित होता है, वो 4 साल के लिए कार्य करता है। लेकिन यहां पर अगर हम संसदीय प्रणाली की बात करें, संसदीय प्रणाली में दिन प्रतिदिन मंत्रिपरिषद को अपना बहुमत साबित करना होता है, क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से उन्हें कभी भी हटाया जा सकता है। तो आपका यह सही है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो आपका केवल 2 सही है। ओके, क्लियर? कोई डाउट है तो पूछिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। न्यायिक हिरासत का अर्थ है कि अभियुक्त संबंधित मजिस्ट्रेट की हिरासत में है और ऐसे अभियुक्त को पुलिस थाने में बंद किया जाता है, जेल में नहीं। सेकंड आपका, न्यायिक हिरासत के दौरान मामले के प्रभारी न्यायिक हिरासत के दौरान मामले के प्रभारी पुलिस अधिकारी को न्यायालय की स्वीकृति के बिना संदिग्ध से पूछताछ करने की अनुमति नहीं है। कौन सा कथन इसमें से सही होगा? सही कथन का चयन कीजिए। पहले हम समझ लेते हैं न्यायिक हिरासत क्या होता है। न्यायिक हिरासत और पुलिस हिरासत, जब आप मूवी देखते होंगे, किसी कैदी को या फिर किसी आरोपी को जज के सामने पेश किया जाता है और पुलिस के द्वारा डिमांड की जाती है कि महोदय जी हमें इसकी पुलिस कार्रवाई, पुलिस कस्टडी दी जाए। अब पुलिस कस्टडी का अर्थ होगा कि ये कहां रहेगा? ये पुलिस थाने में रहेगा। और अगर न्यायिक हिरासत दे दी जाती है तो वो कहां रहेगा? जेल में रहेगा। अब ऐसा क्यों किया जाता है? पुलिस हिरासत में पुलिस अधिकारी के पास शक्ति होती है कि वो इसे जांच पड़ताल कर सकता है, पूछताछ कर सकता है। कानून में नहीं कहा कि पिटाई होगी, लेकिन वो पिटाई भी अच्छे तरीके से करता है। पिटाई करने के लिए इसको पुलिस हिरासत दी जाती है कि उनसे कूट पीट कर उनसे सबूत इकट्ठे किए जा सके। लेकिन अगर न्यायालय के द्वारा न्यायिक हिरासत दे दिया गया है तो उससे क्या होगा? इससे यह होगा कि अब जो भी पुलिस अधिकारी है वो पहले मजिस्ट्रेट से अनुमति लेगा। मजिस्ट्रेट से अनुमति लेने के बाद में वो ही उस आरोपी से जांच पड़ताल करेगा। जांच पड़ताल करने का अधिकार कौन देगा? मजिस्ट्रेट देगा। अगर मजिस्ट्रेट चाहेगा तो ही इन्वेस्टिगेशन की जा सकेगी और जेल में इसके लिए निश्चित समय होगा, इसकी कुटाई पिटाई नहीं की जा सकती। लेकिन यहां पर पुलिस अधिकारी स्वतंत्र होता है अपने अकॉर्डिंग कार्य करने के लिए, संविधान और लॉ के अकॉर्डिंग नहीं, अपने अकॉर्डिंग। वापिस क्वेश्चन पर आते हैं। न्यायिक हिरासत का अर्थ है कि अभियुक्त संबंधी मजिस्ट्रेट की हिरासत में है और ऐसे अभियुक्त को पुलिस थाने में बंद किया जाता है, ना कि जेल में नहीं। अगर न्यायिक हिरासत में है तो वहां पे पुलिस थाने में बंद नहीं किया जाएगा, जेल में बंद किया जाएगा। तो आपका यह गलत हो जाता है। लेकिन देखिए, न्यायिक हिरासत के दौरान मामले के प्रभारी पुलिस अधिकारी को न्यायालय की स्वीकृति के बिना संदिग्ध से पूछताछ करने की अनुमति नहीं है। आपका ये सही है। न्यायिक हिरासत के दौरान मामले के प्रभारी पुलिस अधिकारी को न्यायालय की स्वीकृति के बिना संदिग्ध से पूछताछ की अनुमति नहीं है। अभी हमने चर्चा की थी कस्टडी में यातना, कस्टडी में मौत से संबंधित करंट का मुद्दा है। राष्ट्रपति महोदय के द्वारा अपनी उद्घोषणा में, अपने भाषण में कहा गया था कि इनके साथ अत्याचार किया जाता है, जेलों की कंडीशन खराब है। तो आपसे इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपका सही क्या होगा? केवल 2 आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारत रत्न और पद्म पुरस्कार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत रत्न और पद्म पुरस्कार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 18(1) के तहत उपाधियां है। सेकंड है, पद्म पुरस्कार जो वर्ष 1954 में स्थापित किया गया, केवल एक बार निलंबित किया गया।
भारत रत्न पुरस्कार की संख्या किसी विशेष वर्ष में अधिकतम 5 वर्ष तक सीमित है। 5 वर्ष नहीं, 5 तक सीमित है। तो आपको इसमें सही उत्तर जानना है, सही उत्तर कौन सा है बताइए। अच्छा क्वेश्चन है, पुरस्कार से संबंधित अभी चर्चा में है क्योंकि सभी को पुरस्कार बांटे जा रहे हैं, तो आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आर्टिकल 18 से पूछा जा सकता है क्योंकि आर्टिकल 18 हमें उपाधियों के अंत से संबंधित कहता है। अगर हम दो सबसे महत्वपूर्ण आर्टिकल देखें, आर्टिकल 17 जिसमें कहा गया कि अस्पृश्यता का अंत किया जाएगा, अगर हम आर्टिकल 18 देखें उसमें कहा गया कि उपाधियों का अंत किया जाएगा। उसी से संबंधित ये मामला है कि आर्टिकल 18(1) उपाधियां हैं, भारत रत्न और पद्म पुरस्कार नहीं, इनको उपाधियों में शामिल नहीं किया गया है, तो आपका ये गलत हो जाता है। लेकिन अगर हम देखें पद्म पुरस्कार जो 1954 में स्थापित किया गया था, केवल एक बार निलंबित किया गया नहीं, एक बार से अधिक बार भी इसे निलंबित किया गया, यह भी आपका गलत है। भारत रत्न पुरस्कार की संख्या किसी विशेष वर्ष में अधिकतम 5 तक सीमित है, नहीं 5 तक नहीं होगी, ये 3 तक होगी, यानी अधिकतम 3 इसका प्रावधान किया गया है। तो आपका कौन सा सही नहीं है? आपके 1 2 3 तीनों सही नहीं है। ओके, नेक्स्ट देखिए, 26 जनवरी 1975 को भारत की वास्तविक संवैधानिक स्थिति क्या थी? सबसे इजी क्वेश्चन है। भारत की संविधान की प्रस्तावना से संबंधित इस पर बहुत बार विचार किया गया था, इसका रिप्लाई कीजिए। इसमें आपको की पॉइंट ये देखना है कि 26 जनवरी 1975 की बात की गई है। पहला ऑप्शन है एक लोकतांत्रिक गणराज्य, सेकंड है एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य, थर्ड आपका ऑप्शन है एक संप्रभु धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य, चौथा है एक संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। अगर हम अपने भारतीय संविधान लागू के समय की बात करें तो उस समय प्रस्तावना में कौन से शब्द नहीं जोड़े गए थे? पंथ निरपेक्षता को, समाजवादी, और अखंडता। इन तीनों शब्दों को 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में जोड़ा गया है। और आपका क्वेश्चन क्या है? 1975 में वास्तविक स्थिति क्या है? अगर हम 1975 की वास्तविक स्थिति की बात करें तो वहां पर ये तीनों शब्द नहीं होंगे। तो क्वेश्चन देखिए, एक लोकतांत्रिक गणराज्य आपके सही है, एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य आपका सही है, एक संप्रभु धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य, धर्मनिरपेक्ष उस समय नहीं था। अगर हम बात करें एक संप्रभु समाजवादी, समाजवादी भी नहीं था, धर्मनिरपेक्ष भी नहीं था, तो आपका एक्यूरेट सही क्या होगा? एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य। दोनों कंडीशन सही है, लेकिन अगर हम सबसे बेस्ट देखें तो एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य होगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तन्वी जी सुबह की 7 बजे की क्लास होगी। भारत में संपत्ति के अधिकार की स्थिति है, इनमें से आपको देखना है केवल नागरिकों के लिए उपबंध कानूनी अधिकार है, किसी भी व्यक्ति के लिए उपबंध कानूनी अधिकार है, केवल नागरिकों के लिए उपबंध मौलिक अधिकार है, न मौलिक अधिकार है न ही कानूनी अधिकार है। सही आंसर दीजिए इसमें। अगर हम देखें कानूनी अधिकार मौलिक अधिकार से संबंधित 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 1978 उसमें क्या किया गया? संपत्ति के अधिकार को निरस्त कर दिया गया, संपत्ति के अधिकार को डिलीट कर दिया गया। जिसमें अनुच्छेद 19(1)(f) और अनुच्छेद 31 दोनों को निरस्त कर दिया गया और इसे एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। सबसे महत्वपूर्ण है, इसे कौन सा अधिकार बना दिया गया? कानूनी अधिकार। कौन से अनुच्छेद के अकॉर्डिंग? अनुच्छेद 301 के अकॉर्डिंग, भाग 12,
300A और भाग 12 के अकॉर्डिंग इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया है। कानूनी अधिकार का क्या अर्थ हुआ? कानूनी अधिकार भारतीय नागरिकों को भी प्राप्त है, विदेशियों को भी प्राप्त है। और इसका सबसे मुख्य अर्थ होता है कि अगर हम मूल अधिकारों की बात करें तो मूल अधिकार के लिए हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन अगर हम कानूनी अधिकार की बात करें तो पहले हमें अधीनस्थ न्यायालय जाना होगा, फिर मामला हाई कोर्ट में जाएगा, फिर मामला सुप्रीम कोर्ट जाएगा। लेकिन मूल अधिकार होगा वहां पर इनके हनन से संबंधित हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। इसलिए कानूनी अधिकार महत्वपूर्ण है, मौलिक अधिकार भी महत्वपूर्ण है। लेकिन अगर हम कानूनी अधिकार की बात करें तो वो विदेशियों को भी प्राप्त है और भारतीयों को भी प्राप्त है। कौन से अमेंडमेंट के द्वारा कानूनी अधिकार बनाया गया है? 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। आपका सही आंसर होगा किसी भी व्यक्ति के लिए उपबद्ध कानूनी अधिकार, यानी इसमें सभी को शामिल इसमें किया गया है। केवल नागरिक नहीं होगा, केवल नागरिक के साथ उपलब्ध मौलिक अधिकार नहीं होगा, न मौलिक न ये। तो आपका सही आंसर होगा ओनली 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसके लिए आपके पास 30 सेकंड का समय है। अच्छा क्वेश्चन है ये। भारतीय संविधान के अनुसार महिला और पुरुष में समान कार्य के लिए असमान वेतन निम्नलिखित का उल्लंघन है। अगर हम भारतीय संविधान में डीपीएसपी को देखते हैं तो डीपीएसपी में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में उल्लेख किया गया है आर्टिकल 39 में। आर्टिकल 39 के 6 पार्ट्स है, 39 के 6 पार्ट्स है, जिसमें बताया गया है कि पुरुष और महिला के लिए क्या होगा, आजीविका के संसाधन होंगे। जो भी हमारे भौतिक संसाधन होते हैं उनका क्या होगा, वितरण किया जाएगा लोक कल्याण के लिए। और इसमें ही बताया गया है कि धन का संकेंद्रण नहीं किया जाएगा एक ही हाथों में। सबसे महत्वपूर्ण अगर हम देखें आर्टिकल 39B और C, आर्टिकल 39B और आर्टिकल 39C, इसमें कहा गया है कि भौतिक संसाधन, जो भी हमारे भौतिक संसाधन होते हैं, भूमि, संपत्ति, खान वगैरह, उनका लोक कल्याण में वितरण किया जाएगा। लोक कल्याण में वितरण और इसका नियंत्रण किसके हाथ में होगा? राज्य के हाथ में इनका नियंत्रण होगा। लेकिन हम समझते हैं कि धन का संकेंद्रण नहीं किया जाएगा। धन के संकेंद्रण से समझने के लिए हमें इसे समझ सकते हैं कि किसी कुछ चुनिंदा लोगों के हाथ में धन नहीं होगा। जैसे हम प्रेजेंट में बात करें अंबानी के माध्यम से, अंबानी अगर जियो मार्ट के द्वारा सब्जी भी बेच रहे हैं, ग्रोसरी का सामान बेच रहे हैं, मेडिकल भी है, तो इससे क्या होगा, रेडी पट्टी वाले का धंधा चौपट हो जाएगा। और धन का संकेंद्रण किसके पास हो रहा है? अंबानी महोदय के पास। ये राज्य के नीति निर्देश तत्वों के अकॉर्डिंग उल्लंघन होता है, लेकिन ये बाध्यकारी नहीं है, कोर्ट इसे बाध्यकारी नहीं करवा सकता, इसलिए इन पर कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती, यानी न्यायालय के द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। तो आप इसमें इससे संबंधित कोई स्टेट एक्शन नहीं ले सकता। देखिए इसमें समानता का अधिकार, राज्य नीति निर्देशक तत्व, यानी अगर हम आर्टिकल 39D की बात करें, उसमें कहा गया है कि पुरुष और महिला समान कार्य के लिए समान वेतन होगा। तो अगर पुरुष और महिला का समान कार्य के लिए असमान वेतन होता है तो वो किसका उल्लंघन होगा? राज्य नीति निर्देशक तत्वों का उल्लंघन होगा। तो आपका सही आंसर होगा इसमें 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगर हम राज्य के नीति निर्देश तत्वों से संबंधित एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण अनुच्छेद को देखें तो इसमें बताया गया आर्टिकल 36। आर्टिकल 36 में है राज्य की परिभाषा। अब राज्य की परिभाषा से संबंधित आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राज्य की परिभाषा क्या है। तो राज्य की परिभाषा अनुच्छेद 12 भाग 3, इनकी परिभाषा एकदम सेम है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि इनकी परिभाषा में विभिन्नता है, अंतर है? नहीं, इनकी विभिन्नता नहीं है, इनकी परिभाषा सेम है। इसमें आगे बताया गया कि आर्टिकल 37 में न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। परिवर्तनीय फोर्सेबल नहीं है, यानी इनके लिए हम स्टे कहाँ नहीं जा सकते, कोर्ट में नहीं जा सकते। लेकिन आर्टिकल 38 में कहा गया कि राज्य जब भी कोई पॉलिसी बनाएगा इनको इंक्लूड करेगा, इनको शामिल करेगा। इसके बाद में हम देखते हैं आर्टिकल 40, जिसमें कहा गया कि पंचायतों का गठन किया जाएगा। पंचायतों के गठन से संबंधित हम अनुच्छेद देखते हैं 73। 73वें संविधान संशोधन के द्वारा 1992 में पंचायतों का गठन किया गया है। 73वें संविधान संशोधन से नगर पालिका का गठन किया गया है। किस आधार पर किया गया है? 40वें
40वें अनुच्छेद के अकॉर्डिंग इसमें किया गया है। अगर हम बात करें 44 समान नागरिक संहिता यूसीसी, जो करंट में है, उत्तराखंड पहला राज्य है जिसने यूसीसी को लागू किया है, लेकिन वो अभी हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण नहीं है। अगर हम बात करें 44वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? यूसीसी से संबंधित है। इसके अलावा अगर हम देखें आर्टिकल 50 कहता है कि न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण किया जाएगा। न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण किया जाएगा। अगर हम भारतीय संविधान की बात करें तो वहां पर कार्यपालिका और विधायिका का पृथक्करण नहीं है, लेकिन कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण हमारे भारतीय संविधान में उल्लेखित किया गया है। इस क्वेश्चन पर हमारा विचार हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विधानसभा का सत्र बुलाना राज्य के राज्यपाल का विवेकाधीन अधिकार है। करंट का मुद्दा है, बताइए इसे, क्या यह राज्यपाल का विवेकाधीन शक्ति है? दूसरा है, किसी राज्य का राज्यपाल विधानसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के एक सदस्य को मनोनीत कर सकता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? इसके लिए आपके पास 15 सेकंड है, इसका रिप्लाई कीजिए। अगर हम विधानसभा का सत्र बुलाने से संबंधित बात करें, जैसे प्रेजेंट में ऐसा होता है कि अगर विश्वास मत साबित करना होता है तो राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा राज्यपाल से अनुरोध किया जाता है कि आप संसद का सत्र बुलाइए, राज्य विधानसभा का सत्र बुलाइए, लेकिन राज्यपाल ऐसा करता नहीं है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने अपना लेटेस्ट जजमेंट दिया है जिसमें कहा गया है कि मुख्यमंत्री के द्वारा, मंत्री परिषद के द्वारा अगर अनुरोध किया जाता है तो राज्यपाल सत्र का आहूत करेगा, सत्र को बुलाएगा। ये उसकी विवेकाधीन शक्ति नहीं है, ये मंत्री परिषद की इच्छा पर डिपेंड करता है। मंत्री परिषद अगर अनुशंसा करेगी तो राज्यपाल को सत्र बुलाना पड़ेगा। तो आपका ये गलत हो जाता है कि इसकी विवेकाधीन शक्ति है, ये इसकी विवेकाधीन शक्ति नहीं है। किसी राज्य का राज्यपाल विधानसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के एक सदस्य को मनोनीत कर सकता है। हम भारतीय संविधान में 104वां संविधान संशोधन देखते हैं। 104वें संविधान संशोधन के द्वारा क्या किया गया है? सबसे महत्वपूर्ण SC/ST के लिए 26 जनवरी 2030 तक के लिए, इन 10 वर्ष तक के लिए आरक्षण को बढ़ा दिया गया है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण इसमें एंग्लो इंडियन जो भारतीय समुदाय होते हैं उनसे संबंधित कोई बात नहीं की गई है। अगर हम प्रेजेंट में बात करें तो इसका अर्थ ये होगा कि अब एंग्लो इंडियन समुदाय का प्रतिनिधित्व नहीं होगा, इनको मनोनीत नहीं किया जाएगा। राज्य की विधानसभा में राज्यपाल के द्वारा और पहले राष्ट्रपति के द्वारा यह अधिकार दिया जाता था कि लोकसभा में वो केवल 2 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है, लेकिन 104वें संविधान संशोधन से उसका यह अधिकार छीन लिया गया है। अब यह मनोनीत संबंधित व्यवस्था समाप्त कर दी गई है। तो निम्नलिखित में से कौन सा सही होगा? पहला भी सही नहीं है और दूसरा भी सही नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं होगा। ये जो हमारे आर्टिकल्स चल रहे हैं, जो भी अमेंडमेंट चल रहे हैं, जो भी क्लास है वो करंट से रिलेटेड है। जो भी हमने आज चर्चा की है उसमें मेनली जो हमारे टॉपिक थे वो करंट से रिलेटेड थे। करंट से रिलेटेड होने का अर्थ ये नहीं है कि वो सीधा डायरेक्ट करंट से हैं, नहीं। अगर हम आंग्ल समुदाय से संबंधित प्रतिनिधित्व की बात करें तो ये चर्चा बहुत पहले से स्टार्टिंग है, लेकिन करंट के कारण ये अब हमारे यहाँ प्रेजेंट में अस्तित्व में आ गए हैं। लेकिन ये बैकग्राउंड कब का है, हिस्ट्री कब के पहले की है। तो क्वेश्चन पॉलिटी में इसी रिगार्डिंग पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। केशवानंद भारती मामला 1973 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? केशवानंद भारती केस, यानी केशवानंद भारती केस में इनकी अभी लेटेस्ट में मृत्यु हुई है 2021 में, तो ये आपसे पूछा जा सकता है। पहला है, सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 31C की संवैधानिकता को बरकरार रखा है। अब 39C क्या है? 39C में कहा गया है कि जो हमारे नीति निर्देश तत्व है 39B, जिस पर अब ने अभी चर्चा की है, और 39C वो सुपीरियर होंगे किस पर? मूल अधिकार। और कौन से मूल अधिकार? अनुच्छेद 19, 14 और 31। यानी अगर इनसे संबंधित अगर 31B और C को लागू करवाना है और वो फंडामेंटल राइट्स 19, 14 और 31 को वोलेट कर रहे हैं तो वो असंवैधानिक नहीं होंगे। ये किस में उल्लेख किया गया है? 39C में किया गया है। देखिए, सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 31C की संवैधानिकता को बरकरार रखा है। ये आपका सही है। केशवानंद भारती केस में इसे बरकरार रखा गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि फैसले में
फैसले के बाद नवीं अनुसूची को हमारे पहले संविधान संशोधन से जोड़ा गया है, क्योंकि भूमि सुधार करना है, गरीबों का कल्याण करना है, भूमि का वितरण करना है, जमींदारों से भूमि लेनी है, तो नवीं अनुसूची इंट्रोड्यूस की गई। और नवीं अनुसूची का उद्देश्य होता है कि जो भी विषय इसमें डाल दिया गया है उस पर न्यायिक पुनरावलोकन नहीं किया जाएगा। आगे देखिए, में रखे गए कानून न्यायिक समीक्षा के अधीन है। यानी केशवानंद भारती केस में क्या यह कहा गया था कि नवीं अनुसूची में शामिल विषय पर न्यायालय समीक्षा कर सकता है। थर्ड देखिए, सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि न्यायिक समीक्षा संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा है, उपयुक्त में से कोई नहीं। गलत का चयन करना है, इनमें गलत कौन सा होगा। सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि न्यायिक समीक्षा संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा है। मूल ढांचे का कॉन्सेप्ट केशवानंद भारती केस से आया था और केस मूल ढांचे में इसको शामिल किया गया है कि न्यायिक समीक्षा संविधान का मूल ढांचा होगा, लेकिन नवीं अनुसूची की चर्चा नहीं की गई थी। अगर हम नवीं अनुसूची की चर्चा करें तो वामन राव केस 1981, इसमें कहा गया था कि 24 अप्रैल जब केशवानंद भारती जजमेंट आया था, 7-6 का जजमेंट था, सबसे बड़ी बेंच है अब तक की। 24 अप्रैल 1973 से पहले कोई भी मुद्दा जो नवीं अनुसूची में शामिल कर दिया गया है उन पर न्यायिक समीक्षा नहीं होगी। लेकिन अगर 24 अप्रैल 1973 के बाद में कोई मुद्दा डाला गया है तो ये न्यायालय के पास अधिकार होगा कि वो उसकी न्यायिक समीक्षा कर सकता है। तो ये केशवानंद भारती केस से नहीं किया गया था, तो आपका कौन सा गलत होगा, आपका 2 नंबर गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। राज्य द्वारा पोषित शिक्षा संस्था में प्रवेश से किसी भी व्यक्ति को केवल धर्म, मूल वंश, जाति या भाषा के आधार पर वंचित नहीं किया जाएगा। सेकंड है, भारतीय संविधान में सभी अल्पसंख्यक वर्गों को शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा। यह हमारा करंट का मुद्दा है, क्योंकि जामिया मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो आरक्षण की मांग कर रही है अपनी शिक्षण संस्थाओं में, उनका यह है कि उन्हें स्टेटस दिया जाए अल्पसंख्यक का। कौन से आधार पर, धर्म के आधार पर, जिससे क्या होगा, वो अपनी कम्युनिटी के लिए सीटें रिजर्व कर पाएगी। ये हमारा करंट का मुद्दा है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो पहला देखिए, राज्य द्वारा पोषित शिक्षण संस्था में प्रवेश के लिए किसी भी व्यक्ति को धर्म, मूलवंश, जाति या भाषा के आधार पर वंचित नहीं किया जाएगा। जब हम अपना भारतीय संविधान अनुच्छेद 79(2) देखते हैं, उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि इन ग्राउंड पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो आपका ये सही है। इसके बाद में हम सेकंड देखते हैं, भारतीय संविधान में सभी अल्पसंख्यक वर्गों को शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार है। नहीं, सभी अल्पसंख्यक वर्ग नहीं होंगे। अगर हम भारतीय संविधान के अनुच्छेद 30 को देखें तो इसमें केवल भाषा के आधार पर और धर्म के आधार पर जो भी अल्पसंख्यक है, केवल उन्हें ही शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार दिया गया है। सभी को इसमें इंक्लूड नहीं किया गया है। तो आपका ये गलत हो जाएगा। तो आपका सही कौन सा है, सही विकल्प का चयन करना है। तो आपका केवल एक सही होगा। क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि जामिया मुस्लिम यूनिवर्सिटी के द्वारा अल्पसंख्यक वर्ग की डिमांड की जा रही है कि उनको मुस्लिम कम्युनिटी के आधार पर, जामिया मुस्लिम यूनिवर्सिटी को अल्पसंख्यक वर्ग का दर्जा दिया जाए, जो अभी एक बड़ी बेंच को रेफर कर दिया गया है, सुप्रीम कोर्ट की ये केस। तो आपका अभी चर्चा में है, तो पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उच्चतम न्यायालय रीट जारी करने की अधिकारिता उच्च न्यायालय से ज्यादा है। उच्चतम न्यायालय की रीट जारी करने की अधिकारिता उच्च न्यायालय से ज्यादा है। सेकंड है, मूल अधिकार के उल्लंघन पर भाग 3 के अनुसार उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय जाने का अधिकार है। अच्छा क्वेश्चन है। अगर हम बात करें उच्च न्यायालय की, उच्चतम न्यायालय में भी 5 प्रकार की रीट जारी करने की शक्ति दी गई है। उच्च न्यायालय को भी 5 प्रकार की रीट जारी करने की शक्ति दी गई है। लेकिन अगर हम सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट का अधिकार क्षेत्र कहां तक होगा, केवल मूल अधिकार तक होगा। लेकिन अगर हम उच्च न्यायालय की बात करें, उच्च न्यायालय को मूल अधिकार प्लस कानूनी अधिकार दोनों के संबंध में रीट जारी करने की शक्ति होती है। तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट का क्षेत्र क्या होगा, कम होगा हाई कोर्ट से। ओके, तो आपका यह गलत हो जाता है कि उच्चतम न्यायालय का अधिकारिता ज्यादा है। नहीं, उच्चतम न्यायालय की नहीं होगी, अधिकारिता रीट से संबंधित उच्च न्यायालय की ज्यादा होगी। सेकंड देखिए,
मूल अधिकार के उल्लंघन पर भाग 3 के अनुसार उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय जाने का अधिकार है नहीं। अगर हम भाग 3 की बात करें और भाग 3 में भी हम कौन से अनुच्छेद की बात करें, अनुच्छेद 32 की, तो अनुच्छेद 32 के अकॉर्डिंग केवल सुप्रीम कोर्ट यानी उच्चतम न्यायालय जाने का अधिकार है, उच्च न्यायालय जाने का अधिकार नहीं है। उच्च न्यायालय जाने का अधिकार 226 के तहत है, जो भाग 3 में शामिल नहीं है। तो आपका ये गलत हो जाता है। तो इनमें से कौन सा गलत है? आपके दोनों गलत हो जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि भाग 3 में क्या किया गया है। भाग 3 32, जिसमें संवैधानिक उपचारों से संबंधित संरक्षण की बात की गई है, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भाग 3 के अनुच्छेद 32 को आत्मा बताया है भाग 3 की। तो आपको यह भी रिकॉल करना है। अगर जनरली आपसे यह क्वेश्चन पूछा जाए कि संविधान की आत्मा क्या है, तो संविधान की आत्मा होगी प्रस्तावना। लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भाग 3 में किस अनुच्छेद को आत्मा बताया है, तो वो आपका अनुच्छेद होगा 32। आपका सही आंसर होगा दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से सत्य कथन का चयन करें। इसमें हमें सत्य कथन का चयन करना है। राज्य की नीति निर्देशक तत्व न्यायालय द्वारा अपरिवर्तनीय है। अभी हमने इस पे चर्चा की थी कि न्यायालय इसमें कोई काम नहीं करेगा आर्टिकल 37 के अकॉर्डिंग। तो आपका सही है, और आपका इसमें सत्य कथन चयन करना है, तो आपका यही सही हो जाता है। फिर भी हम नेक्स्ट ऑप्शन पर देखते हैं। भाग 3 और भाग 4 में परिभाषित राज्य की परिभाषा में अंतर है। अभी हमने चर्चा की थी कि कोई अंतर नहीं है। 4 ग्राउंड यहां पर लिए गए हैं, 4 ही ग्राउंड आर्टिकल 12 में परिभाषित किए गए हैं, जिसमें हमने देखा था कि संघ की सरकार, संसद, राज्य की सरकार, राज्य विधानमंडल, स्थानीय प्राधिकरण और अन्य प्राधिकरण, ये 4 ग्राउंड ऐसे हैं जिसमें राज्य शामिल किया गया है। नेक्स्ट देखिए, राज्य की नीति निर्देशक तत्वों को लागू करवाना राज्य के लिए बाध्यकारी है। राज्य की नीति निर्देशक तत्वों को लागू करवाना राज्य के लिए बाध्यकारी नहीं है। बाध्यकारी केवल मूल अधिकार है। जब हमारा संविधान लागू हुआ तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने का उद्देश्य यही था कि जो बाध्यकारी नहीं है, आज हमारे पास संसाधन नहीं है, उनको हम भविष्य में लागू करेंगे, और इसलिए इन्हें राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल किया गया है। नीति निर्देशक तत्व कनाडा संविधान से लिए गए नहीं, ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 45 का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? आर्टिकल 45 86वां संविधान संशोधन, जिसके अकॉर्डिंग कहा गया था कि शिक्षा का अधिकार क्या होगा? मूल अधिकार होगा। आर्टिकल 21A के अकॉर्डिंग मूल अधिकार होगा, और इसी में 45 की भाषा चेंज की गई, और इसमें कहा गया कि जो 0 से 6 वर्ष यानी प्रारंभिक बाल्यावस्था है, वहां पर बच्चों का संरक्षण किया जाएगा। किसके द्वारा? राज्य के द्वारा। क्या होगा? राज्य का नीति निर्देश तत्व होगा 21A। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। किसके द्वारा? राज्य के द्वारा। मूल अधिकार होगा, और इसी में मूल कर्तव्य 51A जोड़ा गया, और 11वां, जिसमें कहा गया कि अभिभावकों का कर्तव्य होगा 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा देने का। तो किससे संबंधित है? शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मूल कर्तव्य का उल्लेख किससे संबंधित है? भाग 4 से। भाग 4 में क्या है? राज्य के नीति निर्देश तत्व है, तो आपका गलत हो जाता है। भाग 4A आपका सही है 42वें संविधान संशोधन से। भाग 4A को जोड़ा गया है, कैपिटल A को, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर। आरएस में क्वेश्चन पूछा गया था कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति में कितने सदस्य थे और सदस्यों को में कौन कौन से शामिल थे। आपसे पूछा गया था कौन सा शामिल नहीं है। 4 ऑप्शन थे, उनमें से एक शामिल नहीं था, आपको उसको टिक करना था। 10 सदस्यीय बॉडी थी, उनमें से कौन सा शामिल नहीं था। 42वां संविधान संशोधन सरदार स्वर्ण सिंह समिति के अकॉर्डिंग स्टार्टिंग में 10 मूल कर्तव्य थे, बाद में 11वां 86वें संविधान संशोधन से ऐड किया गया।